पढ़ रहे अपन अब षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति लालू का है अपना। चलो षष्ठी विभक्ति कॉपी बंद कर दो सर प्लीज। षष्ठी विभक्ति तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। जब किसी चीज का किसी से संबंध बताया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। रमेश है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। रमेश जो है वो किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। तो संस्कृत की पुस्तक का संबंध बता दिया रमेश से, तो यहाँ पे ध्यान रखना बर्फ की, ठीक है, तो ध्यान रखना संस्कृतस्य में कौन सी पुस्तक हो जाएगी सर जी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो संबंध बताने में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति। अगला विशेषता प्रकट करने के लिए, विशेषता प्रकट करने के लिए भी कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे कविना, कविना का मतलब होता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है अस्ति। कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। उसकी विशेषता बता दी कालिदास की कि कवियों के अंदर कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ है। इसलिए कविना में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। छात्राणा, छात्रों में सुरेश है पठुतम अस्ति। सुरेशम जो सुरेश है वो पढ़ने में क्या है? पठुतम, पढ़ने में श्रेष्ठ है। यहाँ पे तम आ रहा मतलब तरप प्रत्यय है, पता चल रहा है ना। तो जब प्रत्यय आता है तरम प्रत्यय, तो भी यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। तो ध्यान रखना विशेषता बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति का यूज होता है? षष्ठी विभक्ति का यूज होता है। अगर आपको वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, पुरः का मतलब होता है सामने, समक्षम का मतलब होता है सामने, समीपम का मतलब होता है समीप, मध्य का मतलब होता है बीच में, और कृत्य का मतलब होता है लिए, अंतः का मतलब होता है अंदर। इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है सर जी? षष्ठी विभक्ति। अगर आपको सेंटेंस में अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृत्य, अंतः, तो अगर ये शब्द दिख जाए तो वहां कौन सी विभक्ति होगी सर जी? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे वृक्षस्य अधः, अधः शब्द दिख रहा है, अधः का मतलब नीचे, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? षष्ठी विभक्ति, ठीक है खुशी दीदी? हेलो, हाँ। गृह से अंतः माता विद्यते, अंतः का मतलब अंदर, तो घर के अंदर माता विद्यमान है, माता जी स्थित है, ठीक है, माता है। तो अंतः शब्द दिख रहा है और अंतः लिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, तो लिखाया, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला नगरस्य समीपम ग्राम अस्ति। नगर के समीप में कौन अस्ति है? कौन है? गांव है। तो यहाँ पे समीपम दिख रहा है, ये कहीं और भी पढ़ा था अपन ने समीपम, द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, अरे पढ़ा था ना, तो ध्यान रखना। तो नगरस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसका। तीसरा आता है, तो ये वापस रिपीट कर देता हूं, अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृत्य, अंतः, इनः। इन शब्दों में कौन से शब्दों, इन शब्दों में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। अगला आता है तुल्यवाची शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है सर जी? षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति है। यदि आपको कोई तुल्यवाचक शब्द दिख जाता है जिससे तुलना की जा रही हो, तो तुलना करने वाले शब्दों में या तो षष्ठी विभक्ति होगी या तृतीय विभक्ति, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। सुरेश है महेशस्य तुल्य अस्ति। सुरेश और महेश में तुल्य अस्ति, तुल्य मतलब तुलना की जा रही है, तो तुल्य शब्द दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए महेशस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। सीता गीताया तुल्या विद्यते, ठीक है ना, सीता विद्या के अंदर उनकी तुलना की जा रही है, तो तुलना की जा रही है, इसलिए गीताया में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। तो तुलना करने वाले शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति, षष्ठी क्लियर है सर जी? सप्तमी यानी सातवीं विभक्ति। तो देखो क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसे अधिकरण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, क्रिया की सिद्धि में करने में जो सहायक होता है वहां तो तृतीय विभक्ति थी, लेकिन उसका जो आधार होता है, मैं बैठता हूं, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, किसकी वजह से बैठ पा रहा हूं? कुर्सी पर बैठ पा रहा हूं भाई, क्रिया कर रहा हूं मैं, बैठने क्रिया किसकी वजह से कर पा रहा हूं? कुर्सी की वजह से। तो ध्यान रखना क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसमें अधिकरण होता है, और अधिकरण में हमेशा कौन सी संज्ञा आती है सर जी? सॉरी, अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति आती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है सर जी? सप्तमी विभक्ति आ जाती है, ठीक है मैम? ठीक है, हाँ ओके। ये तो तुम, मेरे को ये तो पता है कि अगर मैं तुम्हारा टीचर तो नहीं था, 4-5 बार समाधि बना देते तुम, मेरे 2-4 नुक्ते करा देते, ठीक है। खाने के तो खुद पे गुला जाओगे, पैसे नहीं है। नरपः सिंहासने तिष्ठति। नरपः यानी राजा सिंहासने तिष्ठति, सिंहासन पर बैठता है, तो सिंहासन की वजह से बैठ पा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? सप्तमी विभक्ति। वयम ग्रामे निवासम, हम निवास करते, हम गांव में निवास करते, किसकी वजह से निवास कर पा रहे हो? गांव की वजह से, तो ग्रामे में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? सप्तमी विभक्ति। स्नेह में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। मतलब जहां भी आपको स्नेह शब्द दिख जाए वहां कौन सी विभक्ति लगा दोगे आप? सप्तमी विभक्ति।
उसमें कौन सी विभक्ति लगा दोगे आप? सप्तमी विभक्ति। क्लियर है सर जी? ओके। एक ये देखना, षष्ठी विभक्ति में क्या ध्यान रखोगे, पीछे से दिख रहा है आपको, से, जिसमें भी से दिखेगा वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। इनको छोड़ के, जैसे यहाँ पे अस्य आ रहा है, अस्य आ रहा है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। लिख लेना कहीं पे नोट डाल के। और फिर यहाँ पे देखो महेश अस्य आ रहा है, गीता ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। 95% यही चांस रहेंगे। अगला आता है सप्तमी विभक्ति में कि संलग्नार्थक और चतुरार्थक। अगर आपको वाक्य के अंदर संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग हो तो वहां पे भी कौन सी विभक्ति यूज हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। मगर अगर इन दोनों मतलब इन दोनों वर्डों में से, इन दोनों शब्दों में से कोई भी दिख जाए तो वहां भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। संलग्न दिख रहा है तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति। चतुर दिख रहा है, कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति। तो संलग्नार्थक और चतुरार्थक इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। आगे, अगर आपको वाक्य के अंदर श्रद्धा और विश्वास है, इन शब्दों का योग दिखे, श्रद्धा और विश्वास दिखे, वाक्य के अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास का शब्द दिखे तो वहां पे भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। पितृ श्रद्धा, श्रद्धा दिख रही है तो यहाँ पे पितृ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। समित्र विश्वास है, विश्वास है दिख रहा है तो इसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। क्लियर है सर जी? पक्का? ओके। अगला, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होता है। मैं वहां गया और मेरे जाने पर उन्होंने चाय बनाई, तो मैं गया तब उन्होंने चाय बनाई, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। तो जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। पूर्व क्रिया में जो मैं वहां गया और उसके बाद उन्होंने चाय बनाई, तो मैं वहां गया ना, तो मेरे में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो तब पूर्व क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते, राम वन को जाता है, दशरथ प्रणाम अत्यजय, दशरथ प्रणाम करते हैं। ठीक है, दशरथ को प्रणाम करके, दशरथ कौन थे? उनके पिताजी थे, उनको प्रणाम करके वो वन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पहली करता, यहाँ पे पहला काम यहाँ हो गया और दूसरा काम यहाँ पे हो गया। तो पहली क्रिया का जो करता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। तो ये ध्यान रखोगे सर जी। क्लियर है? पक्का? तो ये इतना सही, ज्यादा कुछ है नहीं। अब अपन इसके क्या करेंगे, इनके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ना कारक वाले, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर जी? क्लियर है? पक्का? ओके। अब कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 अर्धवार्षिक के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया, अधोलिखित वाक्यशु रेखांकित पदाना विभक्ति तत्कारण च लिखत। विभक्ति भी बताओ, जो रेखांकित पद है उसकी विभक्ति भी बताओ, उसका कारण भी दो। आप जा सकते हो सर जो? ठीक है, तो देखो पहला आया ग्रामम, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये पूछ रहा है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था परितय शब्द दिख रहा है और परितय जहां था वहां कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे? पहले लिखोगे द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय से लिखा मैंने, द्वितीय विभक्ति। कारण क्या लिखोगे? परितः उपपद योग है, उपपद योग है, मतलब इस पद का योग है, या पद योग भी लिख सकते हो, परितय पद योग है। तो परितय शब्द है उसका पद योग है। हिला रहे, अभी हिलावा है, रुक तू रुक साले, नहीं अभी मैं बताता हूँ तेरे को, मेरी नजरों से ओझल हो जा, गेट लगा जाना बस। परितय, तो क्या लिख दोगे? परितय उपपदी हो गया। अगला, सीता गीताया सह पठती। तो यहाँ पे गीताया में कौन सी विभक्ति होगी? तो पहले मैंने आपको कहा था या रहा, तो कौन सी विभक्ति हो सकती है? तृतीय विभक्ति, तृतीय होगी ना। और अपन ने पढ़ा भी था कि सह साकम समम साधर्म, जहां भी ये वर्ड रहते हैं वहां तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ सह वर्ड के कारण इस गीताया में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। और अगर कारण के लिए कहे तो कारण के लिए क्या कहोगे? सह पद योग है, सह पद का योग होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति है सर जी? तृतीय विभक्ति है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना अब तो? ओके। नगरात पृथक आश्रम अस्ति। ठीक है, अब नगरात में तो तय दिख रहा है, तो वैसे कौन सी हो जाएगी? पंचमी। अब यहाँ देखो पृथक दिख रहा है और आपको बताया था जहां पृथक शब्द का योग होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर? पंचमी विभक्ति। और कारण क्या लिखोगे? कारण क्या लिखोगे सर जी? पृथक उपपद योग है। ठीक है, क्लियर है सर जी? पक्का? आगे चले, पिता पुत्राय कुद्रयति। कुद्रयति, कुद्रयति दिख रहा है, कुद्र दिख रहा है, कौन सा बताया था इसमें? चतुर्थी।
चतुर्थी थी ना वो कुद्र, ईर्ष्या और एक दो तीन वर्ड और थे इसमें, असूय, ठीक है। तो इनमें कुद्र शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। तो पुत्राय में लिख दोगे आंसर चतुर्थी विभक्ति। कारण क्या लिख दोगे? कुद्र पद योग है, कि कुद्र शब्द का योग है, इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका द्वार्षिक के अंदर आ जाते 4 नंबर। आगे चलते, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड 2024 बोर्ड के अंदर जो 2024 का पिछला पेपर आया था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? तो एक ही क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। ये वाक्य है, कह रहा है रेखांकित पद है, रेखांकित पद जो है उसमें विभक्ति बताओ तत्कारण च लिखा, तो उसका कारण भी लिखो। तो आपको पता है विद्यालय, यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको? निक्षा, और निक्षा अपन ने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में आता है, तो जहां भी निक्षा होगा वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय में क्या लिख दोगे? द्वितीय विभक्ति। और कारण क्या लिख दोगे सर जी? निक्षा पद योग है, ठीक है नितिन सर, निक्षा पद योग, ठीक है। तो ये था 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर। फिर आता है माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंदर, माध्यमिक परीक्षा 2023 के अंदर 4 नंबर का आया था और 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया था, सॉरी 2 नंबर का आया था, आधा नंबर का एक क्वेश्चन आया था। तो टोटल कितने क्वेश्चन आ गए? 4 क्वेश्चन आए थे। तो अधोलिखित वाक्यशु रेखांकित पदाना, रेखांकित जो पद है उसकी विभक्ति बताओ तत्, उसके बाद तय कारण, उसका कारण भी लिखो, ठीक है। जलम, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो कौन सा वर्ड दिख रहा है? विना। और विना कहां पढ़ा था अपन ने? द्वितीय विभक्ति के अंदर पढ़ा था ना, तो द्वितीय विभक्ति द्वितीय में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? जलम में कौन सी विभक्ति होगी सर जी? द्वितीय विभक्ति। और अगर कारण के लिए कहोगे तो क्या लिखोगे? विना पद योग है, विना पद योग, ठीक है पक्का? ओके। मृगा मृगे संग, संग है ये, संग मनु व्रजंती, इसमें कौन बताएगा? कहीं लिखाया था क्या तुम्हें ये? संघ, संघ बोलते मतलब संघ का मतलब होता है सह, और सह का मतलब होता है साथ, सह का मतलब होता है साथ, ये लिखाया नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो संघ में जो सकम समम सामम ये लिखाया था तुम्हें, तो तृतीय विभक्ति थी, तो यहाँ पे मर्गे में कौन सी विभक्ति कर दोगे सर जी? तृतीय विभक्ति। और अगर कारण पूछे तो क्या लिख दोगे? संघ उपपद योग, उपपद योग है। अगला, वनस्य समीपे नदी बहती, समीपे अभी पढ़ा था षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी में पढ़ा था ना समीपे, तो समीपे वर्ड आ रहा है, इसलिए वनस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? षष्ठी विभक्ति। और कारण पूछे तो क्या लिखोगे? समीप पद योग है, समीप पद योग। अगला, जनानाम कृते मम सत्य प्रियता अस्ति, कृते अभी पढ़ा था षष्ठी विभक्ति में, बताया नहीं था कि कृते? बताया होगा, देखो एक बार। कृते नहीं बताया तो लिख लेना, अरे देख लो, नहीं बताया तो लिख लेना, जहां पे भी कृते शब्द दिखा लिखा है क्या ये? हाँ है ना कृते, तो जहां भी होगा कृते वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। और यहाँ पे तो इसमें जनाना में कौन सी विभक्ति लिख दोगे सर जी? षष्ठी विभक्ति। और अगर कारण पूछे तो क्या लिखोगे? कृते पद योग है, पद योग है। लो दैट्स क्लियर, तो कर सकते हो। तो ये कारक टॉपिक अपना क्लियर हो गया पक्का।